Students, today we will discuss the fundamental principles of the pleading. As per Order 6, Rule 1 CPC, the definition of pleading has been given, and which includes the either plaint or written statement, and it also includes the affidavit. And as per Order 6, Rule 2, there are four fundamental principle of the pleading. As per Rule 3 to 13, it requires the parties to supply necessary pleading. As per Order 6, Rule 14 and 15, signing and verification of the documents. As per Order 6, Rule 16, it empowers the court to strike unnecessary pleadings. As per Order 6, Rule 17 and 18, amendment of pleadings has been given in CPC. प्यारे विद्यार्थियों, प्लीडिंग या अभिवचन का क्या अर्थ है ऑर्डर 6 रूल 1 CPC में बताया गया है। और आपका प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग एक पूरा पेपर है जो इसके अंदर आपके 40 नंबर का पेपर है, और बाकी 60 मार्क्स का जो है वो आपके वाइवा जो है वो होता है, जो आपके लीगल एड कैंप होता है LB सेकेंडरी के अंदर। उसके अंदर जो है वो आपने उसकी फ़ाइल भी तैयार की होगी, वो उसके बारे में बताया जाता है। तो अब इसके अंदर जो है वो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई जो है प्लीडिंग का क्या अर्थ है या अभिवचन का क्या अर्थ है। देखिए, प्लीडिंग का अर्थ ये है ऑर्डर 6 रूल 1 में कि इट इंक्लूड्स आइदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो जो प्लेंट है, तो उस जो वादी जो है वो न्यायालय में सबसे पहले जो उसके कॉज ऑफ एक्शन के साथ जो है वो पेश करेगा डॉक्यूमेंट, उसे हम प्लेंट कहते हैं। और उसके जवाब में प्रतिवादी अपना वापस जवाब जो प्रस्तुत किया जाता है उसको हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। और अभिवचन का अर्थ आइदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होता है। इसी प्रकार से ऑर्डर 6 रूल 2 के अंदर जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द प्लीडिंग के बारे में बताया गया है। और ऑर्डर 3 से 13 तक जो है वो जो इट रिक्वायर्स द पार्टी टू सप्लाई नेसेसरी प्लीडिंग, जो नेसेसरी प्लीडिंग है उनके बारे में नियम बताए गए हैं। और रूल 14 और 15 के अंदर जो है वो किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को साइन और वेरीफाई किया जाता है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। रूल 16 में जो है जो अननेसेसरी जो प्लीडिंग है उसको किस प्रकार से जो न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वो उसको हटा सकता है, डिलीट करने के लिए कह सकता है पार्टीज़ को। इसी प्रकार से रूल 17 और 18 में जो है वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग भी अपन उसको विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई प्लीडिंग या अभिवचन में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है। अब हम सबसे पहले जो अपना मेन टॉपिक है उस पर आते हैं कि भाई जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग है वो क्या है। देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ, अर्थात तथ्यों का अभिकथन करना चाहिए, विधि का नहीं। देखिए, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उससे नॉलेज ऑफ लॉ है, वो उसको कानून की जानकारी है। जिस समय आप जो ड्राफ्टिंग करते हैं या जिस समय प्लेंट या जो दावा आप जब प्रस्तुत करते हैं न्यायालय के अंदर, तो आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको केवल और केवल जो है वो तथ्य का ही अभिकथन करना चाहिए, विधि का नहीं। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि भाई विधि तो जो है सामने वाले पक्षकार को भी पता है, पहला। दूसरा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसे भी वो विधि का ज्ञान है। तीसरा, जो विधि है वो वास्तविक रूप में आप एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिस समय आप न्यायालय में बहस करेंगे उस समय भी जो है वो विधि के बारे में बता सकते हैं, कोर्ट के अंदर रूलिंग्स के बारे में बता सकते हैं। इसलिए आपको उसको जिस समय आप प्लेंट को जब आप ड्राफ्ट करें या रिटन स्टेटमेंट को जब ड्राफ्ट करें तो आपको विधि के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए ऑर्डर 6 रूल 2 के अंदर जो है वो ये बताया गया है कि प्लीड फैक्ट नॉट लॉ, अर्थात तथ्यों का अभिकथन करना चाहिए, विधि का नहीं। और देखिए, इसके अंदर इसके दो जो है एक्सेप्शन दिए गए हैं। पहला है फॉरेन लॉ और दूसरा है मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। फॉरेन लॉ या जो विदेशी विधि है, चूँकि दोनों ही पक्षकारों को जो है वो
इसकी जानकारी नहीं होती है, प्लस जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको भी इस बात की नॉलेज नहीं होती है कि भाई विदेश के अंदर क्या विधि थी या विदेश के अंदर कौन सी विधि है, तो उसके बारे में जो है वो या तो वादी या प्रतिवादी का वकील जिस समय ड्राफ्टिंग करता है उस समय वो उस विदेशी विधि का वर्णन भी कर सकता है। तो उसका एक अपवाद है कि प्लीड फैक्ट नॉट लॉ का, और वो अपवाद ये है कि भाई विदेशी विधि चूँकि दोनों ही पक्षकारों को नहीं पता होती है, प्लस जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको भी इस बात का नॉलेज नहीं होता है कि भाई कौन सी जो है विदेशी विधि के बारे में जो है, अगर वो विदेशी विधि के बारे में कोई प्रश्न विचाराधीन है या विचारगत है तो उस दशा में उस विदेशी विधि का भी जो है वर्णन किया जा सकता है। इसी प्रकार से मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, यदि तथ्य और विधि का कोई मिश्रित प्रश्न है तो उस तथ्य और विधि के जो मिश्रित प्रश्न है उसके बारे में भी जो है आइदर ऑफ द पार्टीज या तो प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में उसका वर्णन किया जा सकता है। और हालांकि वो जो है मुख्य नियम ये है कि भाई तथ्य का अभिकथन करना चाहिए, विधि का नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ जैसे कि ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन है या क्षेत्राधिकार का कोई प्रश्न है कि भाई अमुक न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त है या नहीं है, उसके बारे में अगर कोई ऐसी कोई बात है तो उस बात को भी जो है वो अपने आइदर प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर वो बता सकता है। तो इस प्रकार से जो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि भाई प्लीड फैक्ट नॉट लॉ, तथ्य का अभिकथन करना चाहिए, विधि का नहीं। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं बता सकता हूँ आपको कि ऐसा क्यों बताया गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि जो सामने वाला पक्षकार है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसे लॉ की नॉलेज है, और एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट भी जो है जिस समय दोनों ही पक्षकार बहस करेंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब उनको दोनों ही पक्षकारों को सुनेगा उस समय भी जो है उन लॉ के पॉइंट्स को सुना जा सकता है। इसलिए ये कहा जाता है प्लीड फैक्ट नॉट लॉ। थैंक यू।